हेलो डियर टीचर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टीचरशिप। आज हम लोग करने वाले हैं जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ हमारे 7 फरवरी को, उसका जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ जिसको पेपर 2 बोला जाता है 6 से 8 के लिए, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये मेरे ख्याल से आपका सेट 2 है, इसको P2 नाम दिया गया है। पेपर के लेवल के बारे में बात किया जाए तो पेपर का लेवल जो था मॉडरेट था, जैसे आता है वैसे ही है। बहुत ईजी क्वेश्चंस भी हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, मीडियम लेवल का है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ पे बाल विकास का है। बाल विकास में पहला क्वेश्चन है, खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। जो खराब अक्षर वाले बच्चे होते हैं उनको हम लोग कैसे देखते हैं, एज ए टीचर कैसे देखते हैं, बौद्धिक रूप से अक्षम मानते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, अंतर्निहित पूर्वाग्रह हो सकता है, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में। तो ये जो है यहाँ पे अक्सर लिखा है, तो कभी कभी हम लोग ऐसा मान लेते हैं बच्चों के बारे में। तो इसके पीछे बोला जाए तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया, थर्ड, 3 हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है बोला गया है। जो डाइवर्सिटी होता है क्लास में, उसको बढ़ावा देने के लिए तरीका नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। तो पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना ये नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बाकी को भी देख लेते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर देना चाहिए। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना चाहिए, ये भी सही है। विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। तो जो नहीं है वो पूछा गया, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अधिगम अक्षमता और उसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है पूछा गया, बाकी सब गलत है, सही मेल कौन सा है ये पूछा गया है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। पठन वैकल्य दिया है, संख्याओं और अंकगणितीय संख्याओं की सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है, नहीं होगा। इसको डिसलेक्सिया बोला जाता है, तो ये नहीं होगा। डिस्पेक्सिया दिया गया, इम्पैक्ट्स एबिलिटी टू सी, हियर एंड टॉक प्रॉपरली, गति समन्वय बोला गया है, ठीक से देख सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है, तो ये भी नहीं होगा। गूढ़ज वैकल्य डिस्कैलकुलिया के बारे में दिया है, रीड और लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में दिया है, तो ये भी नहीं होगा। लेखन वैकल्य दिया है, डिस्ग्राफिया, इम्पैक्ट फाइन मोटर स्किल एंड स्पेलिंग, जो हम लोग को फाइन मोटर स्किल होता है जिसमें उंगलियों के माध्यम से लिखना होता है, उसमें दिक्कतें आने लग जाती है और जिसके स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत होना, पहचानने में दिक्कत होने लग जाता है। तो हम लोग के ये सही मिलान है, बाकी सब गलत है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ जाएगा, थर्ड का फोर्थ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है, ऑटिज्म से जो बच्चे जूझ रहे हैं उनके लिए आसानी क्या होगी ये पूछा गया है। परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, फैमिलियर एंड प्रेडिक्टेबल रूटीन, जो डेली के जो दिनचर्या है बच्चे जो फॉलो करते हैं उसको करने में आसानी हो, तो ये सही हो सकता है। आगे देखते हैं, गतिविधियों के बीच तेज़ी से बदलाव करने में, गतिविधियों के बीच तेज़ी से बदलाव करेंगे दिक्कत होगा बच्चों को। अजनबियों के साथ संवाद करने में, इसमें दिक्कत होता है। बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में, इसमें दिक्कत होता है। तो बच्चे का क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें विशेष क्षमता और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उनकी जिज्ञासा, कुछ बच्चों में जो विशेष प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी जिज्ञासा है बहुत ज़्यादा होती है, कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छा होता है। ये हम लोग यहीं से गलत हो गया, तो हम लोग को फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं, बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं, कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती थी, ये भी सही है। बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते, ये भी हो सकता है। जो नहीं होगा वो क्या होगा, सेकेंड होगा। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण, ये क्या कहलाता है पूछा, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है, तो निरर्थक तो होगा नहीं। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, तो ये स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है बोल सकते हैं। विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है, तो ये नहीं होगा। विद्यार्थियों की ऐसी संज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा।
7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। यहाँ पे डिक्लेरेटिव नॉलेज और प्रोसीजर नॉलेज में कौन सा कथन सही है पूछा गया है। सही है बताना है। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। जो प्रोसीजर नॉलेज होता है कैसा होता है, जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड होता है इन नेचर। तो ये लगभग सही हो सकता है हमारा। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। प्रोसीजर नॉलेज टेल्स द फैक्चुअल नॉलेज अबाउट समथिंग। ये फैक्चुअल नॉलेज नहीं होता, प्रोसीजर अलग होता है, तो ये नहीं होगा। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसी करनी चाहिए ये पे नहीं बताते, फैक्चुअल पे बेस होता है। डिक्लेरेटिव नॉलेज इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल नॉलेज। घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी देखा जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में समय लगता है और खालिस्तान अवधि के लिए स्मृति बने रहते हैं। तो इसमें हमको खालिस्तान भरना है। तो जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में कैसा लगेगा, तो लंबा समय लगेगा। यहाँ पे लंबा आ जाएगा, लगता है, और वे खालिस्तान अवधि के लिए स्मृति बने रहते हैं। इसमें लंबी, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 9वां क्वेश्चन हो जाए, देखते हैं। यहाँ पे अभिकथन दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है, वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। तो यह अभिकथन सही है। अगला देखते हैं, कारण दिया है, जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ को उपयोग खुद को सीखने और प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो ये भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो 9 का आ जाएगा आंसर थर्ड। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम है। अधिगम के जो खोज निर्धारित उपागम है इसके बारे में बताना है। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। गाइडेड डिस्कवरी है, अप्रोच है लर्निंग का, उसका क्या है उसके बारे में बताना है हमको। शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे स्वयं के लिए ज्ञान खोजने रचना करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, ये हो सकता है आंसर। शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है, तो तानाशाह नहीं होगा। शिक्षक द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हाल में छोड़ दिया, तो ये भी नहीं होगा। किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है, पूछा गया है। कौन सी रणनीति वैचारिक समझ विकसित करने में बच्चों का जो क्या है इफेक्टिव होना चाहिए, पूछा किसके बारे में, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला दिया, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना नहीं है, पूछा गया। तो सही, ये तो करते हैं। विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना, तो ज्यों का त्यों याद करने के लिए नहीं कहेंगे। विविध संदर्भों में उदाहरणों की एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत करना, ये भी सही है। अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी सही है। तो नहीं है पूछा गया, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। एन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड ऑन द थियोरेटिकल प्रिंसिपल ऑफ, तो किसके हिसाब से करना चाहिए पूछा है, जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो क्या है, एक सक्रिय माध्यमिक, तो आंसर क्या हो जाना है, सामाजिक रचनावाद, मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, मनोगत्यात्मक। तो आंसर क्या जाएगा हम लोग, सामाजिक रचनावाद, सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन दिया हुआ है, सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए बोला गया है। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है बोला गया है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा इसका आंसर, ए सही है लेकिन आर गलत है। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो संबंधित होता है, तो ये गलत हो गया और ये सही है हम लोग का। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट।
14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकता है? अ मिडिल स्कूल टीचर कैन इनेबल स्टूडेंट बिकम स्ट्रेटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स। तो एक जो माध्यमिक स्कूल के टीचर हैं बच्चों को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में रणनीति बताना है हमको। पहला ऑप्शन दिया है पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर, तो ये नहीं होगा। सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर, तो ये भी नहीं होगा। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन से छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये हो सकता है। अगला देखते हैं पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करना, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? थर्ड। तो 14 का आंसर क्या हो गया? थर्ड। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कौन सा है जो कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, पूछा गया है। पहला दिया दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, तो ये नहीं होगा। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इंट्रिंसिक पूछा गया, आंतरिक रूप से पूछा गया है, तो बाह्य हो गया दोनों। बाहरी पुस्तक से अभिप्रेरित, ये भी नहीं होगा, ये भी बाहरी हो गया। तो हम लोग का आंसर व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, तो ये हम लोग का फोर्थ वाला आंसर सबसे परफेक्ट है। तो हम लोग का 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? यहाँ पे जेंडर के बारे में बात किया गया है और जैविक रूप से निर्धारित जेंडर, तो जैविक रूप से, और यहाँ पे सामाजिक रूप से पूछा गया है। तो किसके बीच का ये क्या बोलते हैं, इसके बीच का प्रकाश डाल सकते हैं? तो ये प्रकृति और परिवेश का विकास के प्रभाव है। इसको नेचर वर्सेस नेचर इन्फ्लुएंस बोलते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। खालिस्तान के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। पहला दिया है किशोरावस्था, मध्य वयस्कता, मध्य बाल्यावस्था और लास्ट से प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? एडोलेसेंस बोल सकते हैं। किशोरावस्था में ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे जो हैं पहचान की खोज करने लग जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं, ये सही दिए गए हैं। समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। तो समाजीकरण केवल यहीं तक सीमित नहीं है, रीति रिवाज तक ही सीमित नहीं है। बच्चे जो समाजीकरण में बहुत कुछ सीखते हैं। तो ए सही है और बी आर क्या है? गलत हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 18वां का ए हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? किसके बारे में दिया गया यहाँ पे? पियाजे का जो थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास, उसके बारे में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? तो कौन सा चीज़ भिन्न करता था? मूर्त तर्क। बच्चे जो है एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाना सीख जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक है और मूर्त संक्रियात्मक दोनों के बीच में फर्क हम लोग पता लगाना सीख जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह खालिस्तान पर खालिस्तान के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो ये किसके बारे में बताने में विफल थे? तो संस्कृति के बारे में बताने में विफल थे। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ, संस्कृति या कल्चर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म है? सही सुमेलित युग्म पूछा गया है। कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखना, तो ये नहीं होगा। सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान, तो ये भी नहीं होगा। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाओ, तो ये बुरे परिणामों से बचाओ, तो ये सही हो गया। क्योंकि बच्चे जो है इस अवस्था में केवल ऐसे चीज़ें जहाँ से उनको नुकसान हो सकता है वैसे ही सब चीज़ें अवॉइड करते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला है, अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा, ये भी नहीं होगा।
तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की आर सिमिलर। जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है पूछा गया है। तो संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो ये नहीं है। संस्कृति के बारे में जीन पियाजे ने नहीं बोला था। सेकंड दिया हुआ है, बच्चों का विकास क्षणों में होता नहीं, एक चरण में होता है। एक चरण के बारे में किसने बोला गया है? तो जीन पियाजे ने बोला गया है। थर्ड ये बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो ये एक्टिव लर्निंग वाला है, मतलब बच्चे जो खुद स्वयं से सीखते हैं, इस प्रकार का जो सेंस लेके आता है ये वाला ऑप्शन। तो आंसर हम लोग को ये होना चाहिए। अगला देख लो, भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है, तो ये नहीं होगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, मतलब एक्टिव लर्नर होते हैं बच्चे, उसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd नंबर क्वेश्चन। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये तो नहीं किया है। बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिससे वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं। बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वो दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। चिल्ड्रन है लॉट ऑफ पोटेंशियल विच इंक्लूड टास्क दे कैन डू विद द अदर सपोर्ट। ये इसके बारे में बोला गया है, इसको हम लोग जेडपीडी बोलते हैं, जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट है। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं, ये नहीं है। बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, ये भी नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी अभिकथन वाला क्वेश्चन आया है। बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं से तुलना करना होना चाहिए। बुद्धि परीक्षण के बारे में ये कथन दिया गया है, अभिकथन क्या दिया गया? बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों के विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। ये तुलना करना और उसके बारे में दिया गया है, तो ये नहीं होगा। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल पोषित किया जा सकता है, जन्मजात नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि सभी प्रकार के जो भी जेंडर बायस्ड ना हो करके सभी प्रकार के वैज्ञानिकों को उदाहरण देती है, तो जेंडर रूढ़ियों को तोड़ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 25 नंबर क्वेश्चन का, जो जेंडर का जो रूढ़ियाँ बन के तैयार हुआ है उसको तोड़ रही है, ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं, यह अभिकथन है। इसके बारे में दिया गया है, क्या कारण दिया? दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो ये दोनों जो है क्या हो जाएगा हम लोग के 26 नंबर क्वेश्चन में? ये भी गलत है और ये भी गलत है, अभिकथन भी गलत है, कारण भी गलत है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत हैं, तो सेकेंड हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? जो व्यक्तिगत भिन्नता होता है किसके रूप में देखना चाहिए पूछा गया है। तो कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, विविधता का सामान्य चित्रण, उनके अलग अलग लब्धि स्तरों का असामान्य मापदंड नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता, ये भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को क्या चाहिए? विविधता का सामान्य चित्रण, नॉर्मल डिपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, ये सामान्य रूप से देखना चाहिए। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है खालिस्तान कहलाता है। वह जो आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ये पूछा गया है। इसको हम लोग क्या करते हैं? मानक संदर्भित करते हैं, नॉर्म रिफरेंस्ड बोला जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कूट वाले प्रश्न आ गए।
कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है पूछा गया है। आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए, तो फर्स्ट सही हो जाएगा। आकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, तो ये भी सही है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव नहीं आएगा। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होनी चाहिए, तो ये क्या बोला गया है यहाँ पे, असेसमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉट रिफरेंस्ड, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी मानक संदर्भित नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को फर्स्ट और सेकंड जो है अप्रोप्रिएट आंसर हो जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों की उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। कौन कौन सा चीज़ है जो हम लोग का आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। हायर ऑर्डर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग को। अखबारों के लेख पढ़े और नए शब्दों की सूची बनाने से नहीं होगा। अखबार का लेख पढ़े और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें, तो ये हल्का हल्का कर सकते हैं, लेकिन शीर्षक के बारे में सोचना हमको बेस्ट आंसर चुनना है यहाँ पे। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। अब उसमें जो निहित मान्यताएं हैं, दो अलग अलग घटना, एक ही घटना है, अलग अलग दो अखबारों के बीच कंपेयर करें, ये थोड़ा हम लोग को क्रिटिकल चीज़ों के बारे में डेवलप कर सकते हैं। एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लिखित संज्ञान को पहचानना, ये भी नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ये हम लोग का बाल विकास का आंसर था।